तो कल अपन ने शुरू किया था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म का थ्योरी वाला पार्ट ना। देखिए, हमने कहा था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको कौन सी थ्योरी समझाती है? ओपेन हेल्डेन थ्योरी। ओपेन हेल्डेन थ्योरी क्या कहती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ या उसके बाद? पहले कहा था ना, प्रिसीडेड बाई। तो मतलब पहले क्या हुआ? केमिकल इवोल्यूशन। और फिर इसके बाद क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ। केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। ईयर बोलो, कौन से ईयर में? 1953 में स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब जो स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट था उसमें बोलो यहां पर रिएक्टेंट क्या क्या लिए थे? क्या क्या लिया इसके अंदर? मीथेन, अमोनिया, H2 और वाटर। फिर हमने कहा कि इसमें प्रोडक्ट क्या मिला था? अमीनो एसिड। फिर बाद में कहा कि जो ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल थे, लार्ज या जाइंट मॉलिक्यूल, इन्होंने जब आपस में कंबाइन किया तो बना सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। इसको हमने सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहा कि नॉन सेलुलर। और इसका ओरिजिन कितने साल पहले? 3 बिलियन ईयर एगो हुआ। अब इससे ओरिजिनेट हुई फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल कितने साल पहले आई? 2 बिलियन साल पहले, यानी कि 2000 मिलियन साल पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? फर्स्ट सेल का। फिर अपन ने कहा कि अब इवोल्यूशन कैसे कैसे होता है, क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन ने कहा कि जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर है उसने बात की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। इसमें कन्नोटेशंस कितने हैं? 3। पहला कहता है अर्थ की लाइफ। दूसरा कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये आज जैसे दिखते हैं वैसे ही बने थे और आगे भी ऐसे रहेंगे। और तीसरा कहता है कि बायोडायवर्सिटी सेम है सिंस क्रिएशन। फिर हमने कहा था कि इनको चैलेंज कब किया? 19th सेंचुरी की 20th? 19th सेंचुरी में। चैलेंज करने वालों में हमने बात करी दो लोगों के बारे में। एक थे चार्ल्स डार्विन और दूसरा ए आर वेलेस। ए आर वेलेस ने कहां पे काम किया था? मलय आर्चिपेलागो। अब इसमें देखो कि डार्विन साहब ने क्या क्या बातें कही थी। ठीक। तो पहला इन्होंने कहा कि जितने भी मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैं, या अपन कहें जितने भी रादर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं सम सिमिलैरिटीज। तो इनका कहना यह था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके बीच में क्या पाई जाती हैं? सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। यानी कि इन्होंने सबसे पहली बात कही कि चाहे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने ही अलग अलग क्यों ना दिखाई देते हों, फिर भी अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। जैसे हम देखने में अर्थवर्म से एकदम अलग है, पर हमें पता है कि अर्थवर्म भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। हमें पता है अर्थवर्म में भी ट्रूसिलोम है और हमारे अंदर भी ट्रूसिलोम है। तो इसका मतलब हुआ जितने मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म के कितने ही अलग अलग दिखने के बावजूद इनके बीच में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कि नहीं? तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि सिमिलैरिटीज पाई जाती है। फिर इन्होंने कहा कि जो सिमिलैरिटीज हैं आर ऑल्सो with the organism that extincted। तो सिमिलैरिटी उन ऑर्गेनिज्म के साथ भी हैं जो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। कल अपन ने कहा था ना कि डार्विन साहब जब चिली पहुंचे थे तो भूकंप आया हुआ था, वहां इन्होंने फॉसिल्स देखे थे। तो इन्होंने कहा कि जो सिमिलैरिटीज हैं क्या वो केवल मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म के बीच में है? नहीं। इन्होंने कहा कि मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं
उनके साथ भी कुछ सिमिलरिटीज शेयर करते हैं। अगर यहां पर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, तो क्या सिमिलरिटीज का पाया जाना कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इंडिकेट करता है? इंडिकेट क्या करता है कि इनका कौन रहा होगा? कॉमन एंसेस्टर। अब ये जो कॉमन एंसेस्टर है, इसके बारे में कहा कि ये या तो नियर या फिर रिमोट पास्ट में रहा होगा। ये जो कॉमन एंसेस्टर था, वो या तो नियर पास्ट में था या फिर रिमोट पास्ट में। अब इसका मतलब क्या है? तो यहां इन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, उसका मतलब हुआ कि इनका उतनी ही अपन कहें नियर पास्ट में या उतने ही कम साल पहले इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। सिमिलरिटीज जितनी कम है, उसका मतलब है कि इनका जो एंसेस्टर है वो उतना ही ज्यादा रिमोट पास्ट के अंदर रहा होगा, उतने ही ज्यादा साल पहले रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो सिमिलरिटीज हैं वो जितनी ज्यादा हैं, तो वो यही तो बताता है कि हाल में ही ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं। सिमिलरिटीज जितनी कम है, तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये बहुत पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं ना कि सबसे पहली जो फर्स्ट सेल बनी थी, वो कीमो हेट्रोट्रोफ थी। इसका मतलब है कि आज धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है या पाया जाता था, अल्टीमेटली उन सारे ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर वो कीमो हेट्रोट्रोफ है, जिससे सारी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्लांट और एनिमल्स जिनके बीच में हमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिखाई देती, उनके बारे में भी अगर हम बात करें, तो सर्टेन लेवल पे तो सिमिलरिटी पाई ही जाती है। जैसे अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी की, हम कहते हैं कि इनके अंदर प्रोटीन और डीएनए सिमिलर सा है, कुछ कुछ पार्ट तो सिमिलर हैं, तभी इनके अंदर सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवेज पाए जाते हैं। अगर सिमिलर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं पर दिखने में अगर एक दूसरे से एकदम अलग हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत पहले के समय पर इनका एक कॉमन एंसेस्टर तो रहा होगा। तो क्या हमें पहली बात समझ में आई जो डार्विन साहब कहना चाहते थे? अब डार्विन साहब जो है यहां पर कहते हैं कि अगर इतने सारे जो चेंजेस आए हैं, तो वो इतने सारे चेंजेस क्या इतनी जल्दी आ गए होंगे? अगर ये चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आए होंगे, तो इसका मतलब है कि जो एज ऑफ अर्थ है, क्या वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में हो सकती है? नहीं। इन्होंने कहा कि जो एज ऑफ अर्थ है, वो रही होगी बिलियंस ऑफ ईयर में। तो एज ऑफ अर्थ किसके अंदर रही बेटा? बिलियंस ऑफ ईयर में। तो ये इन्होंने पहली बात अपनी रखी, जहां पर ये बात किसकी कर रहे हैं? सिमिलैरिटीज की। अगली बात ये कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन हैव built in वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर बिल्ट इन वेरिएशन पाई जाती हैं, और जो वेरिएशंस है वो किसके अंदर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये दूसरी बात यहां पर कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स में क्या सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं? नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, आप बात किसकी कर रहे हैं? एक पॉपुलेशन की। जो पॉपुलेशन है, वो एक स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर होता है। पॉपुलेशन किसका नंबर होता है? एक स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर है। तो भाई अगर मैं टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखूं, तो टेक्सोनॉमी तो ये कहती है कि एक स्पीसीज के सारे मेंबर सिमिलर होते हैं। पर डार्विन साहब कह रहे हैं कि एक स्पीसीज के भी सारे मेंबर सिमिलर नहीं होते। जैसे कि हम सब होमोसेपियंस हैं, पर क्या हम एक दूसरे के एकदम कार्बन कॉपी हैं? नहीं। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक। अब जो भी गिवन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो फिर यहां पर कहा वेरिएशन दैट हेल्प इन गिवन कंडीशंस। अब गिवन कंडीशंस में इन्होंने कहा कि यहां पर ये क्लाइमेट हो सकता है, ये फूड हो सकता है,
ये वाटर हो सकता है। तो कंडीशंस में यहां पे कहा कि अलग अलग तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। तो वो वेरिएशन जो हेल्प करें गिवन कंडीशन में, और हेल्प किसके अंदर करनी चाहिए? सरवाइव में। इन वेरिएशंस को कहा गया बेनिफिशियल वेरिएशन। तो इन वेरिएशंस को बेटा अपन ने क्या नाम दिया? बेनिफिशियल वेरिएशन नाम दे दिया। तो ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें कहा गया बेनिफिशियल वेरिएशन। अब यहां बात को समझो। जैसे अगर हमने यहां पर कहा कि पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? वेरिएशंस पाए जाते हैं। अब जो वेरिएशंस पाए जा रहे हैं उनमें से गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी वेरिएशन सरवाइव करने में मदद करे, थ्राइव करने में मदद करे, उस वेरिएशन को अपन क्या कहेंगे? बेनिफिशियल वेरिएशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर हम अपनी क्लास में ही बात करें कि मान लो अगर कुछ बच्चे जैकेट पहने हो या स्वेटर पहने हो और कुछ ना पहने हो, तो ये क्या हो गया? वेरिएशन हो गया ना। या अपन ऐसे मान लेते हैं कि अभी अगर मान लो हमारी क्लास में कुछ बच्चों ने चश्मा लगा रखा है, कुछ ने नहीं लगा रखा, तो ये वेरिएशन है ना। अब ये जो वेरिएशन है ये गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। अब मान लो जिन लोगों ने चश्मा लगा रखा है, अगर मान लो उन सबके चश्मे छीन लिए जाएं, तो जिनने चश्मा लगा रखा है उनको अच्छे से दिखाई देगा कि नहीं? अब फायदे में कौन है? जिसने चश्मा लगा रखा है या नहीं लगा रखा? वो फायदे में है ना। अब कंडीशन चेंज करते हैं। मान लो अगर जो है एकदम धूल भरी आंधी चलने लगे, तो धूल भरी आंधी चलने के केस में अब फायदे में कौन होगा? जिसने चश्मा लगा रखा है कि नहीं लगा रखा? जिसने चश्मा लगा रखा है। मतलब कैरेक्टर वही है, वही कैरेक्टर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बेनिफिशियल हो जाता है या फिर बेनिफिशियल नहीं रहता। हम हार्मफुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे या तो बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है। अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि जिसके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर्स है, जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर है, जिनके पास हो, तो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डार्विन साहब कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म की जो फिटनेस है ये कम है कि ज्यादा है? इनकी फिटनेस क्या है? ज्यादा। और अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस अल्टीमेटली एंड ओनली मीन्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी कि डार्विन के हिसाब से जो फिटनेस है, ये कौन सी फिटनेस की बात कर रहे हैं? तो ये यहां पर बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। तो डार्विन के हिसाब से क्या इस फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस है? नहीं। डार्विन के हिसाब से इस फिटनेस का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब क्या है रिप्रोडक्टिव फिटनेस? तो देखो, मान लो एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में हमने कहा था कि दो तरीके के मेंबर्स होंगे। एक जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर है, एक जिनके पास क्या है बेटा? बेनिफिशियल कैरेक्टर है, और जिनके पास मान लो बेनिफिशियल कैरेक्टर नहीं है। तो अब जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर है उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। इनके अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो अपन ने कहा कि यहां रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा ज्यादा, जबकि इनके मामले में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहने वाला है? कम। जिनके अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं? चेंज। तो अपन ने कहा कि इसके हिसाब से सब पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाने वाले हैं? चेंज। तो चेंज किसकी वजह से हो जाते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से।
तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या फिजिकल फिटनेस था? नहीं। डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब केवल और केवल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एक सिंपल सी बात डार्विन ने ये कही कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म में से जो भी मतलब पूरी पॉपुलेशन में से जो भी ऑर्गेनिज्म आसानी से फूड एक्वायर कर पा रहे हैं, आसानी से रह पा रहे हैं, वही ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। जिनको अगर फूड अवेलेबल नहीं है, वाटर अगर वो नहीं सोर्स कर पा रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो पहले वाले मेंबर्स जितना रिप्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं। डार्विन ने ये नहीं कहा कि वो मर जाएंगे। डार्विन ने मरने की बात नहीं करी है। डार्विन ने सिर्फ बात ये करी कि जिनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, धीमे धीमे करके पॉपुलेशन में उनका नंबर बढ़ता जाएगा, और जिनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम है या रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है, उनका नंबर उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो धीमे धीमे करके पॉपुलेशन के अंदर आपको ज्यादातर मेंबर वही दिखाई देंगे जो कि ज्यादा फिट हैं। तो मतलब पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, तो क्या दोनों के अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बराबर है? नहीं। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है यहां पर? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कि यहां पर जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? अलग अलग है। और ये जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है, इसी को डार्विन ने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। इसी चीज को डार्विन साहब क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो डार्विन साहब इसी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को क्या नाम दे देते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। और जो ये नेचुरल सिलेक्शन है, भाई नेचर ने सिलेक्ट किसे किया? जिसके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर थे या नहीं थे? जिसके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर थे। और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को माना मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसी नेचुरल सिलेक्शन को ही ये क्या मान रहे हैं बेटा? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मानते हैं। तो डार्विन के हिसाब से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन को। क्या नेचुरल सिलेक्शन किसी को मारता है? नहीं। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इतना करता है कि जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं, उन मेंबर्स का नंबर हो जाए ज्यादा। फिर एक बात समझो, डार्विन ने क्या क्या कहा था। पहला कहा, चाहे ऑर्गेनिज्म कितने ही अलग क्यों ना दिखाई देते हों, आज पाए जाते हों या ना पाए जाते हों, इनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। फिर डार्विन ने कहा, कोई से ऑर्गेनिज्म आपको जो चाहे जितने सिमिलर क्यों ना दिखते हो, मतलब पॉपुलेशन, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस है कैरेक्टर में, उनमें से जो कैरेक्टर सरवाइव करने में मदद करें, उन कैरेक्टर्स को क्या कहा गया? बेनिफिशियल कैरेक्टर। जिन ऑर्गेनिज्म के पास बेनिफिशियल कैरेक्टर है, उनके अंदर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा ज्यादा। क्योंकि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वहां ज्यादा है, तो धीमे धीमे करके पॉपुलेशन में उनका नंबर बढ़ता जाएगा। तो पॉपुलेशन के अंदर नंबर किसका बढ़ रहा है? जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर है। और डार्विन ने यह कहा कि यही मेंबर्स हैं जिनको नेचर क्या करती जा रही है? सिलेक्ट करती जा रही है। और इसी को नाम क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन ने कहा कि यही नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। मतलब कि इवोल्यूशन होता किसकी वजह से है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। अब यहां पर अगली बात ये कहते हैं कि ये जितनी कहानी ऑपरेट हो रही है, इस कहानी को ऑपरेट होने में टाइम बहुत लंबा लगने वाला है। इस कहानी को ऑपरेट होने में टाइम लगेगा ज्यादा। तो ये कहते हैं कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, या अपन कहें कि इन्होंने कहा बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, दोनों में से कोई भी कर लो, बात वही रहेगी, मतलब वही निकलेगा। क्लोजली कोरिलेट्स विद जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो देखिए, यहां अगर हम अपनी अर्थ पे देखें,
तो अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब है अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कौन कौन कब कब पाया गया, ये अर्थ की बायोलॉजिकल हिस्ट्री है। क्या अर्थ क्रस्ट या हमारी अर्थ हमेशा से एक जैसी ही रही है? नहीं, ये क्या होती रही है? चेंज होती रही है। तो अर्थ की खुद की जो हिस्ट्री है उसे क्या कहा जाएगा? जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी कहती है ना कि मॉडर्न मैन ओरिजिनेट कब हुआ? आइस एज के दौरान, जो आज से लगभग कितना 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर अगो थी। तो यानी कि पहले क्या चल रहा था? आइस एज। आज आइस एज नहीं है। तो आइस एज का होना और ना होना, ये तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है ना। क्या ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ साथ चल रही है? यस। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर उन्होंने कहा कि जो एज ऑफ अर्थ है, एज ऑफ अर्थ मान लो, आप एज ऑफ लाइफ मान लो, इसको अपन डिवाइड करते हैं कुछ यूनिट के अंदर। तो डिवाइड किसके अंदर किया जाता है? तो पहला रखते हैं हम एरा, फिर इसके बाद हम रखते हैं, इससे छोटी यूनिट होती है पीरियड, और पीरियड के बाद फिर छोटी यूनिट कौन आ जाती है? इपॉक। तो इसे डिवाइड किसके अंदर किया जाता है? एरा, पीरियड और इपॉक के अंदर। मतलब पूरी हमारी अर्थ की अब तक की जो हिस्ट्री है, उस पूरी हिस्ट्री को हमने 5 एरा में डिवाइड कर रखा है। हर एरा के अंदर अलग अलग पीरियड्स हैं, और पीरियड्स के बाद कौन आ जाता है? इपॉक। तो एरा और पीरियड के बारे में एनसीईआरटी आगे जो बात करेगी, जब अपन बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में जब प्लांट्स का और एनिमल्स का इवोल्यूशन आता है, वहां एनसीईआरटी बात करती है कि कौन कौन से एरा और पीरियड्स हैं। तो ये चीज अपन बात कर रहे होंगे वहां पे। एक बार जरा जो है एनसीईआरटी से पढ़ के देखो, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। यानी कि उनके सरवाइव करने के चांसेस कंपेटिबली कम हैं। हम्म? मतलब की है कि सिमिलरिटीज कुछ जगह पे ज्यादा दिखेंगी, कुछ जगह पे कम दिखाई देंगी। तो मतलब डिग्री ऑफ सिमिलरिटी अलग अलग होगी।
हम्म। यानी कि जो लाइफ फॉर्म है वो धीरे धीरे करके चेंज हुई है ना, अचानक से चेंज नहीं हुई। तो धीरे धीरे चेंज होने को कहा ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। किसी भी फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी या फूड पे या वाटर पे। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में अलग अलग होगी, इसीलिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि डिपेंड किस पे करेगी। यहाँ पे बात ये है कि ज्यादा प्रोजेनी से इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी पॉपुलेशन कितना तेजी से बढ़ रही है। मान लो उसने प्रोजेनी प्रोड्यूस तो की है 10, पर उनमें से 9 मर जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 नहीं है, हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एक जो आगे सरवाइव किया। यानी कि दोनों चीजों का एक कंक्लूजन आप जो निकाल सकते हैं वो ये है कि भाई यहां पे कहा कि धीमे धीमे करके चेंज आते हैं, इधर कहा कि सिमिलरिटीज रहती हैं, और आज नहीं पुराने वालों के साथ भी हैं। तो दोनों चीजों को मिला करके आप एक कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं वो ये है कि एज ऑफ अर्थ कुछ हजार साल नहीं है, ये मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर में है। दोनों में से बेटा अपन कोरिलेट ही कर रहे हैं ना, मतलब दोनों चीजों को मानने के साथ साथ चल रही है। तो चाहे आप बायोलॉजिकल करके लिख दो या जियोलॉजिकल करके लिख दो। हाँ, पॉपुलेशन के अंदर पहले से पॉपुलेशन के मेंबर्स में वेरिएशन होती है। जैसे कि हम लोगों में जो वेरिएशन है वो बाई बर्थ होती है ना। अगर वो बाई बर्थ है तो इसका मतलब है कि वो बिल्ट इन वेरिएशन है ना। क्या बेटा? आउटब्रीड ऑफ अदर का मतलब हुआ कि बाकी की तुलना में ये ब्रीड ज्यादा करेंगे, रिप्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। लेस एंडोव्ड का मतलब है कि इनके सरवाइव करने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहेंगे। आउटब्रीड का मतलब हुआ कि जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर नहीं है उनके कंपैरिजन में जिनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं वो ज्यादा ब्रीड करेंगे। तो पहले वालों से ज्यादा ब्रीड कर रहे हैं इसलिए उसे कहा गया आउटब्रीड। वो ज्यादा ब्रीड करेंगे। हाँ, हाँ उसी को आउटब्रीड कहा है ना। हमने कहा कि इनके सरवाइव करने के चांसेस कंपैरेटिवली कम रहेंगे। मतलब बहुत पुराने पास्ट में। लिख लिया? आगे बढ़े। देखो, अब यहां तक अगर हम देखें तो एनसीईआरटी ने हमें क्या किया कि डार्विनिज्म को तोड़ा, पर तोड़ के एनसीईआरटी ने एविडेंसेस वगैरह कुछ भी शुरू करने से पहले एनसीईआरटी ने आपको इतना यकीन तो दिला दिया कि हाँ भाई लाइफ फॉर्म हमेशा एक जैसी नहीं रही है। अगर लाइफ फॉर्म हमेशा एक जैसी नहीं रही तो मतलब लाइफ फॉर्म के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, और अगर इवोल्यूशन हुआ है तो आपके पास इसके कुछ एविडेंसेस होने चाहिए, कुछ प्रूफ होने चाहिए। अब एविडेंसेस अगर हम देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट और दूसरे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हुआ कोई चीज अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे गई, मिल गई, तो वो एविडेंस क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट। जैसे मान लो अगर जो है इसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक, और वो घटना और वो घटना अगर सीसीटीवी में कैद हो गई, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है ना। वहीं पर वहीं पर अगर मान लो ऐसी कोई जो है घटना अगर सीसीटीवी में कैद नहीं हुई, पर बाद में पता चला कि ये इसके साथ डिस्कशन कर रहा था कि इसको पीटना है, तो वो जो एविडेंस है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इसने जाके पुलिस से कहा कि साहब ये कह तो रहा था कि इसको पीटूंगा मैं एक दिन, ठीक। तो ऐसे एविडेंसेस क्या हुए, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस में
अपन मानते हैं फॉसिल्स। किसे माना जाता है? फॉसिल। फॉसिल को छोड़ करके बाकी जो एविडेंसेस हैं उन्हें हम काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस मानते हैं, क्योंकि वहां आपको चीजें कोरिलेट करनी है, चीजें आपस में कनेक्ट करनी है, तब वो एविडेंस आपके समझ में आएगा। फॉसिल्स को हम डायरेक्ट इसलिए मानते हैं कि अगर आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला जैसा ऑर्गेनिज्म अब नहीं पाया जाता, तो अब तो आपके पास मना करने का कोई साधन नहीं है कि पहले की लाइफ फॉर्म आज की लाइफ फॉर्म से अलग थी। अगर मान लो आपको डायनासोर का एक फॉसिल मिला, तो क्या अब आप कभी मना कर सकते हो कि धरती पे डायनासोर नहीं पाए जाते थे? अपने को मानना पड़ेगा ना कि पाए जाते थे। तो मतलब वो एविडेंस कैसा है? डायरेक्ट। और फॉसिल से जो अपने को एविडेंस मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या कहा जाता है बेटा? पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहा जाता है। तो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में अपन बात किसके बारे में करने वाले हैं? फॉसिल की। तो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस में हम बात करेंगे फॉसिल्स के बारे में। अब आप देखिए, ये जो फॉसिल्स हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें तो फॉसिल होते क्या हैं? तो हमने कहा फॉसिल्स होते हैं हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के कुछ हार्ड पार्ट्स मिल जाते हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल्स कहा जाता है। तो हमने कहा कि इनको नाम देंगे फॉसिल। जितने भी फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स आपको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। तो फॉसिल आपको मिलेंगे किसके अंदर बेटा? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आपको मिलते हैं। तो अपन ने कहा कि ये अपने को दिखाई देंगे सेडिमेंट्री रॉक में। अब जरा कुछ बातें सुन लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि फॉसिल केवल हार्ड पार्ट्स ही होते हैं। फॉसिल्स के भी अपने अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला टाइप आता है अनऑल्टर्ड। जबकि अगर आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एज सच ही मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनऑल्टर्ड। जैसे वूली मैमथ का एक फॉसिल हमें एंटार्क्टिका से मिला। कहां से मिला? एंटार्क्टिका से। था क्या? वूली मैमथ अपन ने कुछ ना कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, हाथी से थोड़ा सा और बड़ा, बॉडी पे हेयर्स खूब सारे। हाँ, आइस एज के अंदर है ना। आइस एज देखिए, उसमें दिखा है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हाँ। तो अब जो वूली मैमथ था वो रह रहा था एंटार्क्टिका में। एक दिन वूली मैमथ अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। ठीक। कहां जा रहा था? नानी के घर। अब रास्ते में बर्फ में क्या होता है? दरारें भी पड़ जाती हैं। तो ऐसी किसी दरार में जहां थोड़ी सी बर्फ थी, उसने वहां पैर रखा, वजन तो ज्यादा होता ही है, गिरा और उसके अंदर दब गया। अब एंटार्क्टिका में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब इतने कम टेम्परेचर पर बैक्टीरियल एक्शन नहीं होगा तो प्यूट्रीफेक्शन, यानी कि वो सड़ेगा भी नहीं। जब अगर सड़ेगा नहीं तो एज इट इज आपको प्रिजर्व मिलेगा। जब हमें वूली मैमथ मिला तो वूली मैमथ का जो फॉसिल था वो लगभग 25,000 साल पुराना था। और वो जो वूली मैमथ हमको मिला उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय पे वो उतना ज्यादा फ्रेश था कि उसके फ्लेश को डॉग्स को खिलाया जा सकता था। तो मतलब आपको एज इट इज पूरा पूरा फॉसिल मिला। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट से रेजिन सेक्रेट होता है, गोंद जैसा निकलता है ना। तो मान लो किसी प्लांट से गोंद जैसा कुछ निकल रहा है, वहां पे कोई इंसेक्ट जाकर के बैठा। अब इंसेक्ट के पैर क्या हुआ? उस गोंद के अंदर चिपक गए। तो क्या अब इंसेक्ट उड़ पाएगा? नहीं। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ? इधर गोंद और सेक्रेट हुआ। गोंद ने क्या किया? इंसेक्ट को कवर कर लिया। जब कवर कर लिया तो अब इंसेक्ट का बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्शन एकदम खत्म। उसके अंदर मरा, वो गोंद सूखा। और सूखने के बाद अगर आपको कभी मिल जाता है तो उसके अंदर वो इंसेक्ट आपको एज इट इज मिल जाएगा। इस तरीके के फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं? अनऑल्टर्ड। जिन फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं, हार्ड फॉसिल्स की, इन्हें कहा जाता है पेट्रीफाइड फॉसिल। क्या नाम देते हैं? पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहा जाता है। तो ये जो फॉसिल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं हार्ड पार्ट्स के बारे में, तो ये वाले फॉसिल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पेट्रीफाइड फॉसिल कहा जाता है। तो पेट्रीफाइड फॉसिल्स अपने को यहां पर मिल जाते हैं। अब जरा देखिए,
हार्ड पार्ट्स के अलावा फिर अगर हम